इस नावल का मजमूई पैगाम यह है कि जिंदगी बज़ाहिर बेमायने और चीखो पुकार से भरी नजर आ सकती है, लेकिन इस बेमायनी दुनिया में भी मोहब्बत, ईमान और दूसरों का ख्याल रखना ही वो वाहिद चीजें हैं जो जिंदगी को मकसद अता करती है। जो लोग अना और नफरत में पड़े रहते हैं वो वक्त की लहरों में बह जाते हैं। विलियम फॉल्कनर का नॉवल द साउंड एंड द फ्यूरी एक गहरा पैगाम रखता है जो इंसानी जिंदगी, खानदानी रिश्तों और वक्त की बेरहमी के बारे में है। इसका पैगाम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक फलसफा है। माजी का बोझ और इंसान। इस नॉवल का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि जो इंसान या खानदान अपने माजी से चिमटा रहता है और हाल को कबूल नहीं करता वो तबाह हो जाता है। वक्त की बेरहमी। यह नॉवल सिखाता है कि वक्त के सामने मज़ाहमत करना बेसूद है। वक्त जख्म भरने के बजाय अक्सर पुराने जख्मों को मजीद गहरा कर देता है अगर इंसान इसे कबूल करने की हिम्मत ना रखे। मुसन्निफ ने दिखाया कि इंसानी जहन सीधी लकीर में नहीं सोचता। हमारी यादें, एहसासात और हाल सब एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होते हैं। पुराने खानदान जो कभी एक मुअज़्ज़िज़ और अमीर खानदान होते थे, खाना जंगी के बाद वो अपनी इक़्तिदार और दौलत बरकरार ना रख सके। ये नॉवल दिखाता है कि जब पुरानी तहजीब ख़त्म होती है और नई जगह नहीं बना पाती तो खानदानी ढांचे कैसे बिखर जाते हैं। इस नॉवल का उन्वान शेक्सपियर के ड्रामे मैकबेथ से लिया गया है। जिंदगी एक बेवकूफ की सुनाई हुई कहानी है जो चीखो पुकार और गुस्से से भरी है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। इस नॉवल का प्लॉट एक्सप्लेन करने से पहले कुछ मैं लेसन्स बता दूं जो इसमें मौजूद हैं। माजी और इज्जत के ख्याल में कोई अगर इंसान उलझ जाए तो हाल की हकीकत को कबूल नहीं कर पाता। नतीजा खुद तबाही है। इंसान को हाल में जीना सीखना चाहिए। मोहब्बत के बगैर खानदान सिर्फ नाम रह जाते हैं। खानदान में रिश्ते हैं मगर मोहब्बत नहीं, इसीलिए खानदान बिखर जाता है। खानदान को जोड़ने वाली चीज मोहब्बत है, ना कि दौलत या नाम। इज्जत किरदार से आती है, दबाव और इंतहा पसंदी से नहीं। लालच इंसान को अंधा कर देता है। नफरत इंसान को अकेला कर देता है। नफरत का अंजाम तनाई है। माँ बाप की गफलत नस्लों को बर्बाद कर देती है। वालिदैन की तरबियत नस्लों की बुनियाद होती है। कमजोर समझा जाने वाले भी सबसे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। असल ताकत अकल में नहीं, दिल की सच्चाई में होती है। सब्र और ईमान इंसान को कायम रखता है। सब्र और ईमान इंसान को टूटने नहीं देता। औरत की गलती से ज्यादा मर्दों की नाकामी नुमाया है। औरत को कुर्बानी का बकरा बनाना नाइंसाफी है। और फिर आखिर में इखलाक के बगैर इल्म और मुकाम बेफायदे हैं। इल्म किरदार के बगैर अधूरा है। ये नॉवल सिखाता है कि वक्त, गुरूर, लालच और बेमोहब्बती इंसान और ख़ानदान दोनों को तबाह कर देती है, जबकि सब्र, इखलाक और ईमान ही असल ताकत है। विलियम फॉल्कनर ने ये नाम क्यों रखा, साउंड एंड फ्यूरी? साउंड यानी शोर। नॉवल में किरदार बहुत बोलते हैं, सोचते हैं और यादें दोहराते हैं, मगर एक दूसरे को समझ नहीं पाते। उनकी जिंदगी शोर से भरी है, सुकून नहीं। फ्यूरी यानी गुस्सा। कहानी के किरदार गुस्से, दुख और मायूसी में जीते हैं। बेमायने जिंदगी। कॉम्सन खानदान की इज्जत, मोहब्बत और इखलाक खत्म हो चुके हैं, इसलिए उनकी जिंदगी बेमकसद लगती है। इस नॉवल के मरकजी किरदार एक जवाल पजीर खानदान, कॉम्सन फैमिली के गिर्द घूमता है। इस खानदान का हर फर्द अपनी अलग नफ्सियात और कहानी रखता है।
सबसे पहले बेंजी कॉम्पसन। यह खानदान का सबसे छोटा बेटा है जो जहनी तौर पे माजूर है। ये बोल नहीं सकता और वक्त के गुजरने को नहीं समझता, इसलिए 30 साल पहले की याद और आज का लम्हा बराबर है। इस किरदार की अहमियत, ये मासूमियत की अलामत है। इसे अपनी बहन केडी से बहुत प्यार है और जब वो उसे छोड़कर चली जाती है तो वो सिर्फ रोकर या चीख कर अपना दुख बयान करता है। क्विंटन ये खानदान का सबसे बड़ा और ज़हीन बेटा है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। क्विंटन बहुत ज्यादा हसास है और अपनी बहन केडी की इज्जत और खानदान के नाम के बारे में जुनून की हद तक फिक्रमंद रहता है। क्विंटन माजी की तलखियों और अपनी बहन के हमला होने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार खुदकुशी कर लेता है। वो खानदान के फिक्री जवाल की अलामत है। जेसन ये तीसरा भाई है जो अपने बाप की मौत के बाद घर का सरबराह बनता है। जेसन एक बेरहम, खुदगर्ज और मादा परस इंसान है। वो अपनी बहन केडी से नफरत करता है और उसकी बेटी पर भी जुल्म करता है। वो इस खानदान के अखलाकी दिवालियापन और जदीद दुनिया की संगदिली की अक्कासी करता है। उसे सिर्फ पैसों से मोहब्बत है। केडी ये खानदान की अकलौती बेटी है। दिलचस्प बात यह है कि वो खुद कभी कहानी बयान नहीं करती, लेकिन पूरी कहानी इसके गिर्द घूमती है। वो बचपन में बहुत हमदर्द थी, लेकिन बाद में अपनी बगावत और गलत फैसलों की वजह से खानदान के लिए रुसवाई का सबब बनती है। उसे घर से निकाल दिया जाता है और उसका नाम लेना भी ममनू करार दे दिया जाता है। डिल्सी गिब्सन ये खानदान की कदीम सियाफाम मुलाजमा है। ये मुलाजमा इस नावल का सबसे मजबूत और मुस्बत किरदार है। जहां खानदान के अपने लोग बिखर रहे हैं, वहां यह मुलाजमा अपनी हिम्मत, सब्र और ईमान के जरिए सबको संभाल रखती है। यह मुलाजमा इंसानियत, इस्तिकामत और सच्ची मोहब्बत की अलामत है। यह किताब एक खानदान की बर्बादी की कहानी है जो जनूबी अमेरिका के मिसिसिपी में रहता है। नावल वक्त, यादों और खानदानी जवाल के मौजुआत पे है। नावल 4 हिस्सों में तकसीम है। हर हिस्सा मुख्तलिफ किरदार की नजर से बयान होता है। पहले 3 हिस्से कॉम्पसन खानदान के 3 भाइयों के हैं और चौथा हिस्सा एक बैरूनी नजर से। पहला हिस्सा बेंजी की नजर से। बेंजी जहनी माजूर है, वो बोल नहीं सकता और वक्त का एहसास नहीं रखता। उसकी कहानी 7 अप्रैल 1929 की है, मगर उसकी यादें मुसलसल माजी में चली जाती हैं। बेंजी के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। वो कभी 1929 में होता है तो अगले ही लम्हे उसे 1898 की कोई बात याद आ जाती है। केडी की कमी। बेंजामिन अपनी बहन केडी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया है। बेंजी उसे बहुत याद करता है। जब केडी खुश होती है, बेंजी भी खुश होता है। जब केडी गलत करती है, बेंजी बेचैन हो जाता है। इस हिस्से से हमें मालूम होता है कि केडी का किरदार बदल रहा है। खानदान में इखलाकी गिरावट आ रही है। बाप कमजोर है, मां खुदगर्ज और शिकायत करने वाली है। बेंजी के लिए मोहब्बत और हिफाजत सबसे अहम है और जब केडी बदलती है तो उसकी दुनिया टूट जाती है। इस पहले हिस्से से पता चलता है कि यह खानदान अब अपनी इज्जत और दौलत खो चुका है। दूसरा हिस्सा क्विंटन की कहानी। क्विंटन जो कि सबसे बड़ा भाई है, वो एक इंतहाई हसास और जज्बाती नौजवान है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मगर जहनी तौर पे सख्त परेशान है। क्विंटन की सोच, वो खानदान की इज्जत को सबसे ज्यादा अहम समझता है। वो अपनी बहन केडी की इज्जत के बारे में हद से ज्यादा फिक्रमंद है। वो माजी में जीता है, हाल में नहीं। अब केडी का क्या मसला है? केडी शादी से पहले एक मर्द के साथ ताल्लुक में आ जाती है, जिसे क्विंटन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सोचता है कि इज्जत खत्म हो गई, खानदान बदनाम हो गया, जिंदगी का मकसद खत्म हो गया।
क्विंटन वक्त से लड़ता है, घड़ी तोड़ देता है, माजी को भूल नहीं पाता, आखिरकार वो खुदकुशी कर लेता है। क्विंटन का किरदार हमें सिखाता है सिर्फ इज्जत के नाम पे जीना इंसान को तोड़ देता है, माजी से चिमटे रहना जिंदगी को खत्म कर देता है। नॉवेल का तीसरा हिस्सा जेसन के बारे में है, जो तीसरा भाई है। यह हिस्सा सबसे ज्यादा सीधा और हकीकत पसंदाना है, क्योंकि जेसन एक संगदिल और मादा परस्त इंसान है। जेसन अपनी बहन केडी और उसकी बेटी से भी शदीद नफरत करता है। वो समझता है कि केडी की वजह से उसे बैंक की नौकरी नहीं मिली। केडी अपनी बेटी के लिए जो पैसे भेजती थी, जेसन वो पैसे खुद रख लेता था और अपनी भांजी पे जुल्म करता था। जेसन इस खानदान के अखलाकी दिवालियेपन की अलामत है। उसे सिर्फ पैसों और अपनी अना से मतलब है। जेसन की शख्सियत, उसे किसी से मोहब्बत नहीं। वो हर बात में अपना फायदा देखता है, औरतों से नफरत करता है, गुस्से में रहता है। जेसन अपनी भांजी से भी बहुत बदसलूकी करता है। आखिर में उसकी भांजी घर से भाग जाती है। जेसन अकेला रह जाता है, नफरत और नाकामी के साथ। जेसन हमें दिखाता है कि लालच और नफरत इंसान को अंधा कर देती है। बगैर मोहब्बत के ताकत भी बेकार है। इस नॉवेल की कहानी कॉम्सन खानदान की बर्बादी की है। पहले वो अमीर और मुअज़्ज़िज़ थे, मगर अब घर बेच रहे हैं, पैसे खत्म, इज्जत गई। केडी की शादी नाकाम होती है, क्विंटन मर जाता है। बेंजिन इदारे में जेसन तन्हा। अब आखिर में चौथा हिस्सा 8 अप्रैल 1928 का है, जो दिलसी की नज़र से है और ईस्टर का दिन है। दिलसी जो कि घर की नौकरानी है, और इस हिस्से में नावल के मौज़ूआत और पैगाम है। यह नावल जनूबी अमेरिका के ज़वाल को दिखाता है। गुलामी के बाद की तब्दीलियाँ, पुरानी रिवायात का ख़त्म होना, ख़ानदान की बर्बादी, ये अलामत है पूरे जुनूब की। मौज़ूआत हैं इसके अंदर, वक्त का गुजरना, यादें जो छूटती नहीं, ख़ानदानी रिश्ते, इज्जत और जिन्स के मसाइल, जहनी सेहत। दिलसी इस खानदान की एक सेअफ़ाम खादमा है, मगर वही सबसे मजबूत किरदार की है। दिलसी की खूबी है सब्र, ईमान, कुर्बानी, मोहब्बत। जब खानदान टूट रहा है, बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, माँ बाप नाकाम हैं, तब सिर्फ दिलसी खड़ी है। वो बेंजी की देखभाल करती है, वो खुदा पे यकीन रखती है। नॉवेल के आखिर में बेंजी को चर्च ले जाया जाता है। कहानी एक उदासी और इंतशार पे ख़त्म होती है, जहां ये वाज़ेह हो जाता है कि ये ख़ानदान अब कभी दोबारा एक नहीं हो सकेगा। और आखिर में मैं केडी के किरदार की तफसील बताता हूँ। केडी विलियम फॉकनर के नावल की मरकजी और सबसे अहम किरदार है। हालांकि वो खुद कभी बराह रास्त नहीं बोलती, बल्कि अपने तीनों भाइयों बेंजी, क्विंटन और जेसन की यादों और सोचों से सामने आती है। वो खानदान की वाहिद बेटी है जो अपने भाइयों की देखभाल करने वाली, प्यार करने वाली और आज़ाद तबीयत की लड़की है। बेंजी के लिए वो माँ जैसी है जो उसे तसल्ली देती है। क्विंटन के लिए पाकीज़गी और इज्जत की अलामत। केडी की शादी जल्दी में एक अमीर लड़के से होती है, मगर जब शौहर को पता चलता है कि बच्चा उसका नहीं, वो तलाक दे देता है और केडी को घर से निकाल दिया जाता है। वो अपनी बेटी को छोड़ के चली जाती है और बाद में जर्मन ऑफिसर से शादी करके दूर चली जाती है। केडी खानदान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उसकी गलती से जुनूबी रिवायात की इज्जत तबाह होती है, मगर वो आज़ादी, मोहब्बत और तब्दीली की अलामत भी है। मुसन्निफ ने इसे जानबूझकर खामोश रखा ताकि वो एक पुरस्कार और ताकतवर किरदार बन जाए जो सबके जहनों में मुख्तलिफ शक्लों में रहती है। नावल का नाम द साउंड एंड द फ्यूरी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कॉम्सन खानदान की ऐसी जिंदगी दिखाता है जो शोर, गुस्से और उलझन से भरी है, मगर किसी वाज़ेह मकसद के बगैर।